हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज मैं आपको लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी जो कि जीव विज्ञान होता है। और इसमें मैं बताऊंगा आज परिवहन जो कि चैप्टर 3 है बायोलॉजी का, क्लास 10th का है। और ये परिवहन चैप्टर का नाम है। इसी का क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आया हूँ, जो कि क्वेश्चन आंसर में आज मैं बताऊंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बताऊंगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। और मैं एक चीज़ आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं व्यूज़ पाने के चक्कर में जो है आपको कुछ भी बताना होगा तो आपको वीडियो को लास्ट में बताते हैं। लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है, मेरे पास व्यूज़ आए या ना आए उस फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कितना नॉलेज दे रहा हूँ वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस परिवहन यानी इस चैप्टर का जो है अति लघु उत्तरीय, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद जो है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपको देखना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ब्लॉग के नाम से, ओके। या फिर मैं लिख दूंगा लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करके जो है आगे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके जाकर के आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक। मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ओके। क्या चीज़? अति लघु उत्तरीय प्रश्न का A to Z मैं बात करूँगा। और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बताऊंगा इसका, ओके। तो देखिए कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, तभी आप पूरा कर पाओगे क्वेश्चन आंसर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। मतलब कि कहा जाता है कि हाँ, एक चीज और मैं आपको समझा करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, ओके। तो कह रहा है कि जीवों के शरीर में जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसके लिए विकसित तंत्र होता है, उसका को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रक्त परिवहन तंत्र। क्या कहा जाता है? रक्त परिवहन तंत्र। अब जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संवहन ऊतक किसको हम कहेंगे? तो संवहन ऊतक किसे कहते हैं उसका देख लीजिए कि क्या होगा कि पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक संवहन ऊतक कहलाती है। मतलब कि पौधे के में जो है भोज्य पदार्थ के परिवहन में जो भी भाग लेगा या फिर जो भी ऊतक भाग लेगा उसे हम संवाहक ऊतक कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कि चालिनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालिनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा तना के फ्लोएम में। क्या हो जाएगा? तना के फ्लोएम में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास अगले क्वेश्चन है, देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका आंसर कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर कि स्थानांतरण क्या होता है। क्या चीज? स्थानांतरण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक स्थानांतरण को ही हम संचरण को ही हम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कि पौधों में जो जल होते हैं, खनिज होते हैं और लवण होते हैं, या फिर खनिज लवण कह सकते हैं, और खाद्य पदार्थों के जो बहुत से ऊंचाई तक इसको संचरण किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास अगले क्वेश्चन है 6 नंबर में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है एमिनो अम्ल के रूप में पौधों में हमेशा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं
अगले 7th नंबर क्वेश्चन की। तो अगले हमारा 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में रहता है। खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो किस रूप में रहता है। तो इसका उत्तर होगा खनिज लवणों का अवशोषण के रूप में होता है। मतलब कि खनिज लवणों का जो अवशोषण के रूप में ये होता है। उसके बाद जो है हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है, और खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो क्यों जरूरी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है पौधों में पोषण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? पोषण के लिए आवश्यक, बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा तीसरा हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, चौथा हो जाएगा रक्त पट्टिकाणु। ये हमारे विभिन्न अवयवों के नाम है। रक्त में ये सब पाया जाता है। प्लाज्मा हो गया, लाल रक्त हो गया, श्वेत रक्त हो गया, रक्त पट्टिकाणु हो गया, ये सब रक्त में के अंदर पाया जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो इसका क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रुधिर या रक्त। मतलब पहला रुधिर या रक्त, दूसरा हो जाएगा हृदय, तीसरा हो जाएगा रक्त वाहिनी। ये प्रमुख परिसंचरण तंत्र है रक्त का। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे 11 नंबर की। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है। तो ये संयोगी उत्तक होता है, यानी यहाँ पे आंसर हम कह सकते हैं कि यह तरल संयोगी उत्तक होते हैं। उसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। शरीर में कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों में होता है। क्या हो जाएगा? फेफड़ों में हो जाएगा। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जिसकी इसकी खास जरूरत है। ओके, और हमारे चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिए, ताकि इस तरह का जो है लेटेस्ट अब वीडियो जो है आपको मिलता रहा है। तो यहाँ पे हम 13 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या है। मतलब कि मनुष्य में जो लाल रक्त होते हैं और श्वेत रक्त होते हैं उस दोनों का अनुपात क्या है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा कि लाल रक्त कणिकाएं 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि रक्त कणिकाएं जो है 5000 से 9000 प्रति घन मीटर होती है। यानी कि यहाँ पे श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती है उसकी जो है 5000 से 9000 प्रति घन मीटर होती है, और लाल रक्त की जो जानते ही है 45 से 50। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लाल रक्त क्यों दिखते हैं। मतलब कि रक्त जो होता है वो हमारा लाल क्यों दिखता है। तो ये तो सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा लाल रक्त जो है वो लाल दिखता है। और ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछेगा। समझ लीजिए कि क्वेश्चन है कि हमारा जो ब्लड होता है या फिर रक्त होता है वो लाल क्यों दिखता है। तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में 4 कौन से व्यस्म होते हैं। मतलब कि कहा जाता है कि मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें कोई 4 ऐसे व्यस्म होते हैं जिसका नाम होगा। जैसे कि उत्तर में हो जाएगा इसका नाम कि दायां अलिंद होता है, उसके बाद दूसरा बायां अनिल होता है, तीसरा दायां निलय होता है, और चौथा जो है बायां निलय होता है। ये 4 व्यस्म होते हैं एक मनुष्य के हृदय में। अब बात कर लेते हैं 16 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शरीर के भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 अग्र महाशिराओं तथा 1 पश्च महाशिराओं द्वारा ये वर्क होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले 17 नंबर क्वेश्चन की, जो कि देख रहे हैं 17 नंबर की हृदय के बाएं
अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विदली कपाट। क्या होगा? द्विदली कपाट हो जाएगा इसका उत्तर। बात करते हैं 18 नंबर की। तो 18 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंदा में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस शिराएं। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिराएं। अब बात करते हैं 19 नंबर की। तो 19 नंबर क्वेश्चन में है कि हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोल। क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। आगे हम 20 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिनमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी आंसर में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 21 नंबर की। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिनमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं। इसमें था फुफ्फुस धमनी, लेकिन इसमें है फुफ्फुस शिराएं। ओके, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर होगा शिरा रक्तवाहिनी। क्या हो जाएगा? शिरा रक्तवाहिनी। अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास इसका उत्तर होगा। अब बात करते हैं 24 नंबर की। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि लिखा हुआ आ रहा है कि पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। उसका जब 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो इसका जो उत्तर होगा वाहिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वाहिकाएं कहलाती है। अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? मतलब बोला जा रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में दोनों में से किसकी कोशिकाएं जो होता है वो मरा होता है, मृत होती है। तो इसमें आंसर कहेंगे जाइलम की। क्या हो जाएगा आंसर? जाइलम की हो जाएगी। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, जो कि दिख रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवाहक ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो इसका उत्तर भी होगा फ्लोएम ही। क्या होगा? फ्लोएम इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 28 नंबर की, जो कि देख रहे हैं पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा संवहन मंडल। क्या हो जाएगा? संवहन मंडल हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग को एग्जाम में आ सकती है क्वेश्चन सब और आएगा ही। अब 29 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 29 नंबर में कह रहा है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? इसका उत्तर होगा तरल संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा? तरल संयोगी ऊतक। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा विभाजिका या फिर सेप्टम के द्वारा अलग हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब हम बात कर लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस शिरा का नाम बताएं जिनमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। इसका उत्तर होगा फेफड़ा। फेफड़ा में ही शुद्ध ऑक्सीजनित का रक्त का जो है प्रवाह होता है। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है।
वो क्या कहलाता है? तो उत्तर 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 होगा लसिका। क्या हो जाएगा? लसिका कहलाती है। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किस में होता है, धमनी में या फिर शिरा में? मतलब कि हमारे पास जो है ऑप्शन भी दे दिया है, क्वेश्चन भी दे दिया है। बोला जा रहा है कि रक्त का संचार सबसे ज्यादा दबाव से किस में होता है, धमनी में होता है या शिरा में होता है? तो इसका आंसर होगा धमनी में होता है। क्या होता है? धमनी में होता है। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर क्वेश्चन में है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ये। आप कहोगे सर इसको पढ़ के बताइए, तो देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, आप लोग इसको इस यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एस्फिग्नोमैनोमीटर। इस तरह के तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे मैं बताया था, लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो इस लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप जो है इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि लिखा आ रहा है भारती भवन बुक्स .blogspot.com। इस पे जाकर के आप इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप जाकर के ले सकते हो। आप जाकर के चेक कर लीजिए। अगर आप इस पे नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं लिखा आ रहा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दोनों का लिंक दिया हुआ होगा। उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप वहाँ पे जाकर पहुँच सकते हो और वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं अगले वीडियो में बात करेंगे अगली बार। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, और हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।